गुड डे ऑल ऑफ यू। मैं महेंद्र सिंह आर्या, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। आज हम बीए और बीए बीएड प्रथम वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र जिसमें भारतीय राजनीतिक विचारक, जिसमें आज हम लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के बारे में अध्ययन करेंगे। इनसे पूर्व की जो ऑनलाइन क्लासेस थी उसमें हमने मनु, कौटिल्य, शुक्र, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, गोपाल कृष्ण गोखले आदि जो भारतीय राजनीतिक विचारक थे उनके बारे में अध्ययन किया, उनके विचारों को जाना। आज की क्लास में हम लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के बारे में बात करेंगे कि उन्होंने भारतीय समाज में राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक जो विचार थे उनके किस तरह के विचार थे। ठीक है, तो आपको एक शॉर्ट में बता दूं कि ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जैसा कि आपको पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 चरण बने थे, जिसमें 1885 कांग्रेस का स्थापना वर्ष कब था, स्थापना दिवस कब था, 28 दिसंबर 1885, 28 दिसंबर 1885 के दिन। फिर बाद में जो कांग्रेस के 3 चरण बन गए, ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन के 3 जो चरण थे जिनमें राष्ट्रीय आंदोलन को प्रगति मिली, वो पहला चरण है उदारवादी। उदारवादी का जो समय काल था 1885 से लेकर 1905, 1885 से लेकर 1905 तक जो समय काल है वो कहलाता है उदारवादी युग। इसके जो प्रमुख नेता थे ए.ओ. ह्यूम, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्रनाथ, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले आदि जो विचारक थे उदारवादी विचारक थे। फिर उनसे ही उनकी कार्य पद्धति, जो प्रार्थना पत्र, श्वेत पत्र और प्रतिनिधि मंडल थे, उनसे नाखुश व्यक्ति से एक अलग ग्रुप बना, अलग संगठन बना, जिसे उग्रवादी के नाम से जाना गया। साथ ही उग्रवादी जो युग था या उग्रवादी राष्ट्रवाद का जो समय काल था वो 1906 से लेकर 1919 तक रहा। कहाँ से कहाँ तक? 1906 से लेकर 1919 तक। इनके जो प्रमुख नेता थे लाल बाल पाल, उग्रवादी जो नेता थे उनमें प्रमुख थे, किनका नाम आता है? लाल बाल पाल। ठीक है ना, तो लाल का मतलब लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। साथ ही अरविंद घोष का नाम भी उग्रवादी नेताओं में लिया जाता है। तो जो प्रमुख थे, जो उग्रवादी नेता थे, वो लाल बाल पाल थे, जिनमें आज हम बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक के बारे में हम अध्ययन करेंगे। आज मैं आपको शॉर्ट में नोट लिखवा रहा हूँ, जिसके अंदर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की सारगर्भिक मतलब एक नोट्स के रूप में पूरा एक आपको चैप्टर मिल जाएगा। उनके प्रमुख विचार क्या थे, उनकी जो प्रमुख जो शिक्षाएं थी वो क्या थी, उन्होंने अपने जीवन काल के अंदर क्या क्या कार्य किए, उन सबकी विस्तृत और संक्षिप्त दोनों के बारे में अभी जो नोट्स लिखा रहे हैं, एक तरफ से संक्षिप्त सारगर्भित नोट्स हैं, और साथ में इन सभी बिंदुओं का हम आगे की जो क्लास होगी, आगे की जो स्लाइड होगी, उनमें विस्तृत चर्चा करेंगे। आइए चलते हैं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, उनका जन्म 1856 और मृत्यु 1920। ठीक है ना, उनका जन्म 23 जुलाई 1856 कब हुआ? इनका जन्म 23 जुलाई 1856 कोकण जिले के रत्नागिरी में हुआ। कहाँ जन्म हुआ? कोकण जिले, जो पश्चिमी तट है वहाँ के कोकण जिले के रत्नागिरी जगह पर हुआ। उन्होंने 1880 शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रमुख कार्य किया। 1880 के अंदर न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की। कब की? 1880 के अंदर न्यू इंग्लिश स्कूल की, अपने साथियों के साथ मिलकर उन्होंने न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की। और साथ ही केसरी व मराठा नामक 2 साप्ताहिक पत्र थे। साप्ताहिक पत्र मतलब सप्ताह के अंदर, एक सप्ताह मतलब 7 दिन के अंदर जो अखबार प्रकाशित होता है, या साप्ताहिक पत्र जो प्रकाशित होता है, उसे क्या कहता है? साप्ताहिक पत्र। और साप्ताहिक पत्र के जो नाम थे वो क्या थे? केसरी और मराठा। जो केसरी अखबार था वो किस भाषा में था? मराठी भाषा में। ध्यान करें, जो केसरी अखबार था वो किस भाषा में था? मराठी भाषा में। और जो मराठा नाम का जो अखबार था वो किस भाषा में छपा गया था? अंग्रेजी भाषा में। ध्यान करें, ये लोग क्वेश्चन बीए बीएड वालों के जो छोटे क्वेश्चन आते हैं बीए वालों के एग्जाम्स में, तो 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं बीए वालों के, तो ध्यान करें कि वहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा 2 साप्ताहिक पत्रों के नाम और किस भाषा में छापे गए थे, किस भाषा में प्रकाशन किया गया था। तो केसरी जो था साप्ताहिक पत्र वो मराठी भाषा में, और जो दूसरा मराठा अखबार साप्ताहिक पत्र था वो किस भाषा में छापा गया?
अंग्रेजी भाषा में। साथ ही जो सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में उन्होंने बाल गंगाधर तिलक ने गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव का प्रारंभ किया। क्या किया? गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव का उन्होंने प्रारंभ किया। 1908 तक 1908 से 1914 तक मतलब कितने साल हो गए? 6 वर्ष तक। 6 वर्ष को उनकी नहीं कतिपय कारणों से उन्हें कारावास मिला। तो कारावास के अंदर, कारावास मतलब जेल, तो जेल में उन्होंने 2 ग्रंथों की रचना की, जिनमें जो पहला ग्रंथ है उसका नाम है गीता रही। से आप ध्यान करें, ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं बार बार में एग्जाम में, और आगे की जो कंपटीशन एग्जाम है वहाँ पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो विशेष से इनको अपने रिमाइंडर, अपने याददाश्त में रखें कि 1908 से लेकर 1914 6 वर्ष के जो कारावास के अंदर उन्होंने गीता रहस्य और द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास, द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास, ठीक है ना, नामक ग्रंथों की रचना की। जो तिलक का प्रमुख नारा था, जो आपने बचपन से ही सुना है, सुनते आ रहे हैं, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। जो तिलक का लक्ष्य क्या था? सबसे पहले तिलक का जो लक्ष्य था वो स्वराज्य था। क्या था? स्वराज्य। और स्वराज्य के ऊपर ही उन्होंने नारा दिया कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्वराज्य प्राप्ति के साधन, स्वराज्य प्राप्ति के साधन या दूसरा कही जाए कि उग्रवादियों की जो कार्य पद्धति थी, ठीक है ना, उग्रवादी की जो समयकाल मैंने क्या बताया आपको, 1906 से लेकर 1919, कहाँ से कहाँ तक था? 1906 से लेकर 1919। और जो उनकी कार्य पद्धति के अंदर जो कार्य थे, तो वो क्या थे? पहला स्वदेशी, मतलब स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया जाए। बहिष्कार मतलब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए, वहाँ विदेशों से निर्मित वस्तुओं का उपभोग नहीं किया जाए। और तीसरा, राष्ट्रीय शिक्षा की ओर अग्रसर करके ही हम अपने स्वराज्य की प्राप्ति कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने धार्मिक शिक्षा पर बल दिया। धार्मिक अपन जो अंदर बिंदु पढ़ेंगे कि बाल गंगाधर तिलक के धार्मिक विचार, सामाजिक विचार, शिक्षा संबंधी विचार, राजनीतिक विचार, तो उसके अंदर धार्मिक विचार पे आएगा। जब ये बिंदु आएगा उसमें उन्होंने धार्मिक शिक्षा पर बल, शिक्षा का माध्यम कैसा हो? मातृभाषा, ठीक है ना, जो अपनी मातृभाषा है वो शिक्षा का माध्यम हो। एक राष्ट्र और एक लिपि का समर्थन, उन्होंने एक जो संपूर्ण राष्ट्र है उसके अंदर एक राष्ट्रभाषा और एक ही लिपि हो, जिसे एक ही लिपि से लिखा जाए, वो एक ही लिपि हो, उसका समर्थन किया। नेक्स्ट बिंदु है जनमत, जनशक्ति, जनसंपर्क में विश्वास। वो जनमत मतलब जो जनता की शक्ति है, गणतंत्र, लोकतंत्र, राजतंत्र, जनता का शासन जनता के लिए, जनता के द्वारा, अब्राहम लिंकन द्वारा दी गई जो परिभाषा थी उसमें विश्वास करते थे कि जनमत, जनशक्ति और जनसंपर्क में उनका अटूट विश्वास था। उन्होंने पाश्चात्य संस्कृति और ईसाईयत का विरोध किया। उन्होंने हिंदू धर्म की जो धार्मिक शिक्षा थी, इसी के साथ उन्होंने, जो मैंने बताया पहले टॉपिक में अंदर, कि गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव उन्होंने धार्मिक कारणों से ही उत्सव प्रारंभ किए। साथ ही पाश्चात्य और ईसाई जो धर्म थे उनका उन्होंने विरोध किया। साथ ही उन्होंने धार्मिक सुधारों के अंदर, समाज सुधार के अंदर जो कुरीतियाँ थी उनको दूर करने के लिए प्रस्ताव दिया। एक तरह से आप कह सकते हैं कि लोकमान्य बाल गंगाधर महान लोकतंत्रवादी, लोकतंत्र का अर्थ मैंने आपको समझा दिया। लोकतंत्र कहे, प्रजातंत्र कहे या जनतंत्र कहे या डेमोक्रेसी कहे, एक ही बात है, जनता का शासन जनता के लिए, जनता के द्वारा, ठीक है ना, वो ये चाहते थे। और जो दूरदर्शी उनकी जो राजनीति की थी वो तात्कालिक नहीं होकर वो क्या थे? दूरदर्शी थे। वो मतलब आगे की भी सोचते थे। उनकी दूरदर्शी राजनीति के कारण ही उन्हें पहचाना जाता है। और अंत में उनकी मृत्यु 21 जुलाई 1920, उनकी मृत्यु कब हुई? 21 जुलाई 1920 बम्बई में उनकी एक आकस्मिक बीमारी के कारण उनकी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई। आइए चलते हैं अब इन टॉपिक पर हम विस्तारित चर्चा करते हैं। और जिन बच्चों ने अगर ये नोट नहीं किया है तो आप स्क्रीनशॉट लेकर या इन्हीं नोट को अपने नोटबुक में उतार कर अच्छे से समझ सकते हैं। आइए चलते हैं अब हम इनकी विस्तारित चर्चा करते हैं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जिनका जन्म मैंने आपको पहले बता दिया 1856 में, मृत्यु 1920, उनके संबंध में, जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के, उनके संबंध में गांधी जी ने, महात्मा गांधी ने कहा कि ये कोटेशन, हमारे समय के
किसी भी व्यक्ति का जनता पर इतना प्रभाव नहीं पड़ा जितना तिलक का। स्वराज्य के संदेश का किसी ने इतने आग्रह से प्रचार नहीं किया जितना लोकमान्य ने। तो लोकमान्य जो बाल गंगाधर तिलक है, उन्होंने स्वराज्य जो संबंधी विचार थे, विचारधारा थी, उस पर सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार किया, आग्रह किया कि स्वराज्य को अपनाया जाए। ठीक है, तो जो उस समय जो तत्कालीन समय था, उनके जो विचार थे उसमें लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के विचारों को प्रमुख स्थान दिया गया है। लोकमान्य तिलक स्वतंत्रता आंदोलन के जनक। ठीक है, जैसा कि पहले, इनसे पहले जो युग चल रहा था, उस समय चल रहा था, वो क्या किस नाम से जाना जाता था? उदारवादी। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रार्थना पत्र, स्मृति पत्र और प्रतिनिधि मंडल, ये किसके? उदारवादियों के साधन थे। किसके साधन थे? उदारवादियों के। और उग्रवादियों के जो साधन थे वो क्या थे? स्वदेशी। साथ ही लिख सकते हैं आप, उग्रवादी जो विचारधारा के लोग थे उनके क्या थे साधन? स्वदेशी। क्या साधन थे? स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा। क्या साधन थे? राष्ट्रीय शिक्षा। ठीक है ना, राष्ट्रीय शिक्षा। ये किनके साधन थे? उग्रवादियों के। ठीक है, वे उदारवादी प्रथा, प्रार्थना पत्र, स्मृति पत्र व प्रतिनिधि मंडल के मार्ग को अपनाकर भारत के लिए वैधानिक सुधार प्राप्त करना चाहते थे। लेकिन 1905 के आसपास भारत और भारत के सार्वजनिक जीवन में उग्रवादी विचारधारा का उदय हुआ। जैसा कि मैंने बताया, इससे पहले जो 1885 से लेकर कहाँ थे उदारवादी, कहाँ से कहाँ तक थे? 1885 से लेकर 1905 तक। ठीक है ना, 1885 से लेकर 1905 तक कौन सी विचारधारा थी? उग्रवादी, उदारवादी, सॉरी। ठीक है ना, और फिर बाद में जो विचारधारा आई उग्रवादी, उग्रवादी विचारधारा कब से कहाँ तक थी? मैंने आपको पहले बता दिया, 1906 से लेकर 1919 तक। ठीक है ना, ये उग्रवादी विचारधारा थी। तो जैसा कि इसमें लिखा है कि सार्वजनिक जीवन में उग्रवादी विचारधारा का उदय हुआ। उग्रवादी राष्ट्रवादी धारा के उद्देश्य भारत के लिए किन्हीं वैधानिक सुधारों को प्राप्त नहीं करना चाहते, वरन देश के लिए संपूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे। उनका विचार था कि देश के लिए पूर्ण स्वतंत्रता के इस लक्ष्य का को जन आंदोलन के मार्ग अपनाकर ही प्राप्त किया जा सकता। जो उग्रवादी विचारधारा के लोग थे वो क्या कह रहे थे कि जन आंदोलन के मार्ग अपनाकर ही इस उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है, स्वतंत्रता प्राप्त करनी है। तो उग्रवादी विचारधारा, राष्ट्रवादी उग्रवादी उग्र राष्ट्रवादी धारा के नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि जो उग्रवादी जो विचारधारा है उसका किन्होंने समर्थन किया, नेतृत्व किसने किया? लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और अरविंद घोष कर रहे थे। तिलक इनमें से निश्चित रूप से सबसे अधिक प्रमुख थे। ये नोट कर ले आप लोग। लाल बाल बाल त्रिपुमूर्ति उग्रवादी विचारधारा के। ठीक है ना, इनमें निश्चित रूप से सबसे अधिक प्रमुख कौन थे? तिलक। उन्होंने उदारवादियों के वैधानिक आंदोलन को एक वास्तविक राष्ट्रीय आंदोलन और जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित किया। उनकी निस्वार्थ देशभक्ति, अदम्य साहस, स्वतंत्र और सबल राष्ट्रीय प्रवृत्ति और इन सब के ऊपर देश और देशवासियों की एक निष्ठ सेवा के कारण अपने स्वाधीनता आंदोलन के नेताओं में बहुत अधिक उच्च स्थान प्राप्त हैं। डॉक्टर R.C. मजूमदार लिखते हैं, अपने देश प्रेम और अथक प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य कहलाए जाने लगे। ध्यान रखना, अपने देश प्रेम और अथक प्रयासों के कारण लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य कहलाए जाने लगे और उनकी एक देवता के समान पूजा होने लगी। वे जहाँ भी जाते थे राजकीय सम्मान से उनका स्वागत होता था। ठीक है, जो एक तरह से आपके ही राष्ट्रीय जो स्वाधीनता आंदोलन था उनमें सबसे अधिक भूमिका लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की रही। उन्होंने अथक प्रयास और निस्वार्थ भावना से जो कार्य किए वो आज भी प्रशंसनीय है। आइए जानते हैं उनके जीवन परिचय के बारे में। जीवन परिचय। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को भारत के पश्चिमी तट पर कोंकण जिले में रत्नागिरी में हुआ। कहाँ पर जन्म हुआ उनका? कोंकण जिले के
तिलक का जन्म जिस परिवार में हुआ वे अपनी धार्मिकता, विद्वता और कर्मकांड की आस्था के लिए विख्यात था। तिलक का पालन पोषण इसी वातावरण में हुआ। उनके पिता एक शिक्षक तथा संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। उनके पिता जो थे वो क्या थे? एक शिक्षक टीचर थे और संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। उन्होंने अपने पुत्र को संस्कृत तथा गणित का अच्छा ज्ञान करा दिया। स्कूल जीवन में तिलक ने अनेक अवसरों पर निर्भयता तथा सत्य का परिचय दिया। आत्मसम्मान की उत्कृष्ट भावना उन्हें अपने पिता के उत्तराधिकार से मिली। 1877 में उन्होंने बीए की परीक्षा, स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की। उनके मित्रों का विचार था कि गणित विषय तथा शोध कार्य में के प्रति गहरी रुचि के कारण वे स्नातकोत्तर स्तर पर गणित शास्त्र का अध्ययन करेंगे, परंतु उन्हें ये देखकर आश्चर्य हुआ कि तिलक ने कानून का अध्ययन करना पसंद किया। इस प्रसंग में मित्रों की जिज्ञासा का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा, मैं अपने जीवन अपने देश के नवजागरण के कार्य में लगाना चाहता हूँ और मेरा विचार है कि इस महान कार्य के लिए साहित्य अथवा विज्ञान की उपाधि की अपेक्षा कानून का ज्ञान अधिक उपयोगी होगा। मैं ऐसे जीवन की कल्पना नहीं कर सकता जिसमें मुझे अंग्रेज शिक्षकों के साथ संघर्ष नहीं करना पड़े। इस प्रकार उन्होंने छात्र जीवन में ही अपना जीवन मार्ग निर्धारित कर लिया और वे था देश की स्वाधीनता के लिए संघर्ष। ठीक है ना। शिक्षा, अब जो बिंदु है अगला, शिक्षा प्रसार का कार्य। तिलक तथा उनके साथ कॉलेज के साथी गोपाल राव आगरकर दोनों इस परिणाम पर पहुंचे कि देश के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता यथाशीघ्र विदेशी शासन का अंत करना है। उनकी जो आवश्यकता, जो देश की सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है? विदेशी शासन का अंत करना, जो ब्रिटिश सरकार है उसका अंत करना। इसके लिए जनता में राजनीतिक चेतना उत्पन्न की जानी चाहिए। इसका प्रारंभ जनता की शिक्षा से ही संभव है। अतः तिलक ने अपने मित्र चिपलूणकर, आगरकर तथा नामजोशी के साथ मिलकर 1880 में पूना में न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की। ठीक है, जैसा मैंने आपको बोर्ड पे लिखा दिया कि उन्होंने एक 1880 के अंदर जो पूना के अंदर एक स्कूल की स्थापना की, उसका नाम क्या था? न्यू इंग्लिश स्कूल। स्कूल में निर्धन विद्यार्थियों की विशेष सुविधाएं प्रदान की गई और उद्देश्य ने केवल विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करना, शिक्षा के साथ साथ उन्होंने मातृभूमि की सेवा के लिए भी तैयार करना था। शिक्षा के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए 1885 में दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना की गई। शिक्षा कार्य को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने क्या किया? 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, उस समय दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना की। किसकी स्थापना की? दक्षिण शिक्षा समाज की। अब जो प्रमुख समाचार पत्र थे लोकमान्य तिलक के, उनके क्या नाम थे? जैसा मैंने आपको बताया, केसरी और मराठा। केसरी किस भाषा में था? मराठी भाषा में। और मराठा अखबार किस भाषा में था? अंग्रेजी भाषा में। ध्यान करें आप लोग। इतिहास के अपने अध्ययन के आधार पर तिलक इस परिणाम पर पहुंचे कि जनसाधारण के सहयोग से सहायता के बिना कोई क्रांति सफल नहीं हो सकती। अतः अपने मित्र आगर के साथ मिलकर उन्होंने 2 साप्ताहिक पत्र, जैसा मैंने आपको पहले बता दिया कि मराठी भाषा में केसरी और अंग्रेजी भाषा में मराठा का प्रकाशन किया। इन पत्रों के प्रकाशन के साथ ही उनका जीवन प्रारंभ होता है। कालांतर में मित्रों के साथ वैचारिक मतभेद होने के कारण तिलक ने दक्षिण शिक्षा समाज से संबंध विच्छेद कर लिया। ठीक है ना। और मराठी और केसरी और मराठी जो समाचार पत्र थे, उनका भार अपने हाथों में ले लिया। कांग्रेस में प्रवेश और कांग्रेस का रूपांतरण। सन 1885, जैसा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कभी 28 दिसंबर 1885। तो 1885 से 1990 के वर्षों में कांग्रेस के प्रमुख नेता, जिनमें फिरोज शाह मेहता जी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, रास बिहारी बोस, लाला मोहन घोष आदि थे। ये कौन थे? उदारवादी नेता थे। ये व्यक्ति भारत के साथ अंग्रेजों
के संबंध को वरदान समझते थे। ये कौन थे? उदारवादी थे, इसलिए ये अंग्रेजों के संबंध को वरदान समझते थे। अंग्रेजों की न्याय भावना में गहरा विश्वास था। प्रार्थना पत्र, याचिका पत्र को पद्धति को उचित समझते थे। तिलक ने 1889 में कांग्रेस के अध्ययन में सम्मिलित हुए और उन्होंने देश की सामान्य जनता को कांग्रेस के साथ जोड़ने तथा कांग्रेस को निरंतर सक्रिय संस्था बनाने पर जोर दिया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि कांग्रेस ने एक बड़ा गंभीर कार्य अपने हाथों में ले लिया, जिसे आत्मविश्वास तथा आत्म गंभीरता की भावना से पूरा किया जा सकता है। 19 दिसंबर 1893 1893 में केसरी में तिलक ने स्पष्ट घोषणा की कि भारत में अंग्रेज नौकरशाही से अनुनय विनय करने से हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। ध्यान करें, आप लोग नहीं कर सकते। ऐसा प्रयास करना तो एक पत्थर की दीवार से सिर टकराने के समान है कि हम अनुनय विनय करके प्रार्थना पत्र, श्वेत पत्र या अनुनय विनय करके या प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से अंग्रेज सरकार को हम नहीं भगा सकते, उनसे नहीं जीत सकते। हमें उग्रवाद और क्रांति का सहारा लेकर ही या उग्रवादी तरीकों से, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा, बहिष्कार और स्वदेशी जैसी वस्तुओं को प्राथमिकता देकर ही हम अपने स्वराज्य की प्राप्ति कर सकते हैं। सन 1905 में बंगाल के विभाजन के समय तिलक का राजनीतिक कार्य क्षेत्र महाराष्ट्र से बढ़कर पूरा भारत हो गया। सरकारी विरोध के बावजूद तिलक 2 बार 1895 और 1897 बम्बई विधान परिषद के सदस्य चुने गए। विधान परिषद में उन्होंने निर्भयता के साथ सरकारी रवैये की कटु आलोचना की। तिलक विधान परिषद में किए गए कार्य को अधिक महत्व नहीं देते थे, लेकिन वे जन सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। नेक्स्ट पॉइंट है सांस्कृतिक मार्ग से राष्ट्रवाद की विकास। तो उन्होंने धार्मिक और सांस्कृतिक कार्य में उन्होंने 2 चीज़ मैंने आपको बताई कि गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव प्रारंभ किए। ठीक है, उनकी दृष्टि इसमें उनके द्वारा गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव प्रारंभ किए। गणपति उत्सव का उद्देश्य हिंदू में धार्मिक उत्साह जागृत करना और एकजुटता की भावना को उत्पन्न करना था। जो हिंदू थे उनमें धार्मिक उत्साह जागृत करना और एकजुटता की भावना उत्पन्न करना था। शिवाजी उत्सव का ध्येय जनता में स्वाभिमान तथा आत्मसम्मान की भावना को पुनर्जीवित करना था। इन उद्देश्य से बाल गंगाधर तिलक ने इन 2 उत्सव, जिसमें गणपति उत्सव, शिवाजी उत्सव प्रारंभ किए। सन 1919 में अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन से लौटने पर तिलक पूरे मनोयोग से कांग्रेस लोकतांत्रिक दल को संगठित करने में लग गए। किसको? कांग्रेस लोकतांत्रिक दल को संगठित करने में लग गए। इस प्रकार वे केंद्रीय तथा प्रांतीय परिषदों के चुनाव लड़ने की तैयारी में लग गए, यद्यपि स्वयं उनका उम्मीदवार होने का कोई विचार नहीं था। 21 जुलाई 1920, ध्यान रखिए ये डेट, 21 जुलाई 1920 को बंबई में आकस्मिक बीमारी से स्वतंत्रता संग्राम के इस विकट योद्धा का स्वर्गवास हो गया। तो जो बाल गंगाधर तिलक थे उनका स्वर्गवास कब हुआ? 21 जुलाई 1920। कैसे हुआ? आकस्मिक बीमारी, मतलब एकदम कोई बीमारी से उनका स्वर्गवास हो गया। और उनकी भूतपूर्व शव यात्रा में 2 लाख व्यक्ति सम्मिलित हुए। जब उनकी अंतिम संस्कार किया गया तो अंतिम संस्कार में कितने लोग इकट्ठे हुए? 2 लाख। आगे का पॉइंट है उच्च कोटि के विद्वान। तिलक स्वतंत्रता संग्राम के सेनापति और राजनीतिक ही नहीं वरन उच्च कोटि के विद्वान भी थे। सेनापति, स्वतंत्रता संग्राम के सेनापति, राजनीति के साथ साथ क्या थे? उच्च कोटि के विद्वान भी थे। सन, जैसा कि मैंने आपको पहले लिखा दिया है ये सब चीज़ें, कि 1908 से लेकर 1914 तक 6 वर्षीय एकांत कारावास में उन्होंने गीता रहस्य और दी आर्कटिक ऑफ होम ऑफ दी वेदास, ठीक है ना, 6 साल के एकांत जो कारावास थे उन्होंने गीता रहस्य और दी आर्कटिक होम दी वेदास नामक 2 प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की। ठीक है, तो ये इनकी प्रमुख देन थी कि उन्होंने गीता रहस्य और दी आर्कटिक होम दी वेदास नामक 2 प्रमुख जो ग्रंथ थे उनकी स्थापना की। तिलक के प्रेरणा स्रोत। लोकमान्य तिलक को अद्वैतवादी दर्शन में गहरी आस्था थी। ऋग्वेद तथा उपनिषदों के वेदांत सिद्धांत तथा भगवत गीता ने उन्हें अत्यधिक प्रभावित किया। उनके समस्त चिंतन और जीवन यात्रा के प्रेरणा स्रोत थे भारतीय इतिहास और संस्कृति। ठीक है, तो आज हमने जो बाल गंगाधर तिलक हैं उनके प्रमुख
विचारों का एक शॉर्ट नोट के रूप में अध्ययन किया, साथ ही उनके जीवन परिचय और जो प्रमुख विचार थे, जिनमें समग्र रूप से आप कह सकते हैं धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी तरह के विचार को अध्ययन हमने शॉर्ट रूप में किया। अब हम इन्हीं जो विचार हैं उनका विस्तारित रूप से आगे अध्ययन करेंगे। जो कल की ऑनलाइन क्लास होगी उसके अंदर तिलक का राजनीतिक चिंतन, मतलब तिलक राजनीति के बारे में या राजनीतिक चिंतन के बारे में अपने विचार क्या रखते थे। थैंक यू।